हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आनंद झा और आज हम लोग पार्ट टू देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। पिछले लेक्चर्स में हम लोग कवर कर चुके हैं अप टू गैमेटोजेनेसिस, यानी कि रिप्रोडक्शन को तीन अलग अलग भाग में डिवाइड किए थे अपन। पहला था प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, दूसरा था रिप्रोडक्टिव इवेंट और तीसरा था पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट। यानी इन तीनों इवेंट का अपन प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी गैमेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं हम, जो गैमेट बनाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, गैमेटोफाइट्स हैं, गैमेट जिसमें कंटेन कर रहे हैं, वो पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ चुके हैं, मेल फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रेलेवेंट रिवीजन, क्योंकि अभी आगे वो वही चीज़ यूज़ होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या है और आगे के जो भी चीज़ है वो देखते हैं। पहले रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एंड्रोशियम, ठीक है। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है? एंड्रोशियम है। उसके दो पार्ट हैं। डिस्टल एंड पे क्या होगा? एंथर, और डंडी जो है उसका क्या नाम है? फिलामेंट। फिलामेंट का काम है एंथर को पोजीशन देना, ठीक है। एंथर और फिलामेंट दो पार्ट हैं एंड्रोशियम के। एंथर में चार थीका है। एंथर में दो लोब था, एक लोब दूसरा लोब, ठीक है। एंथर में दो लोब था, एक लोब और दूसरा लोब। दोनों लोब के बीच में एक लाइन है, जिसको कहते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं है इसका। हर लोब जो है वो दो थीका में डिवाइडेड है। हर लोब यानी एक दो तीन चार, चार थीका हो गए। हर लोब में दो थीका है, यानी टोटल चार थीका हो गया। थीका यानी कि लूज कवरिंग, और उसी थीका को बोलते हैं पोलन सैक, यानी पोलन का बोरी, ठीक है। उसमें पोलन के बोरी में क्या बनेगा? पोलन बनेगा। कैसे बनेगा? मीगास्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस करेगा, डिवाइड करेगा और चार पोलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। ये चारों पोलन ग्रेन कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, एन, ठीक है। और ये मैच्योरेशन के बाद, मच्योर करने के बाद ये क्या करेंगे? पॉलिनेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, यानी कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाएंगे ये। और फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन होना जरूरी है, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होना जरूरी है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन दिखता कैसा है? पोलन ग्रेन के दो लेयर हैं, आउटर लेयर दो है, ये है इंटाइन और ये वाला पार्ट है एक्साइन, ठीक है। एक्साइन बना किसका होता है? एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिन का। वो बहुत ही रेसिस्टेंट, हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है। हाई टेम्परेचर, एसिड, अल्कली, एंजाइम सब कुछ झेल सकता है ये। उसके अंदर आएगा ये इंटाइन का लेयर, जो कि सेल वॉल है, एक्चुअली में कैल्शियम और पैक्टिन का बना होता है। इसमें अगर दो सेल है, यानी पोलन ग्रेन जब शेड हो रहा है उस समय अगर उसके पास दो सेल है, तो उसमें एक सेल वेजिटेटिव सेल होगा और एक सेल जनरेटिव सेल होगा, ठीक है। वेजिटेटिव सेल बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है। और जनरेटिव सेल का जो शेप है वो है स्पिंडल शेप, उसका न्यूक्लियस बहुत ही डेंस होता है और वो साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। और जनरेटिव सेल ही फ्यूचर में डिवाइड करेगा और दो मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। तो और वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं, क्योंकि पोलन ट्यूब जो बनेगा वो वेजिटेटिव सेल ही बनाता है, ठीक है। जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बन जाएगा और दोनों मेल गैमेट उसी ट्यूब में धीरे धीरे नीचे आएगा, इसलिए वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं, ठीक। अब अगर थ्री सेल स्टेज है, यानी कि अगर पोलन थ्री सेल स्टेज में शेड हुआ है, इसका मतलब वेजिटेटिव सेल जो है तो वहाँ है ही। बाकी ये जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना चुका है। समझ आया? अगर दो मेल गैमेट बन चुका है जनरेटिव सेल से, तो वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट मिला के हो गए तीन सेल, तो ये हो गया थ्री सेल स्टेज। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द प्लांट में जब पोलन ग्रेन शेड हो रहा होता है तो उसमें तीन सेल स्टेज होता है, और 60% ऑफ द केस में पोलन ग्रेन जब शेड हो रहा होता है तो उसमें दो ही सेल होते हैं। जिसमें दो सेल हैं वो भी फ्यूचर में जाके तीन सेल बनेंगे, लेकिन जब शेड हो रहे हैं तब उनमें बस दो सेल है, ठीक है। ये हो गया मेल पार्ट। बाकी जो एंथर है उसका आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, फिर इंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, और फिर आएगा टैपिटम। टैपिटम के पास यहाँ पे रहेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो डिवाइड करके क्या बनाएगा? पोलन, ठीक है। ये याद है? चलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ये है स्टिग्मा,
ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इनकमिंग पोलन। जो भी आने वाले पोलन है उनके बैठने का व्यवस्था कौन करेगा? स्टिग्मा करेगा। स्टाइल जो है ये स्टॉक है जो कनेक्ट कर रहा है किसको? स्टिग्मा को और ओवरी को, ठीक है। और ओवरी ये बेसल बल्ज्ड पार्ट है, यानी कि नीचे रहने वाला सबसे फूला हुआ बल्ज पार्ट जो है वो क्या है? ओवरी है। अब ये इंपॉर्टेंट था। ओवरी के अंदर होगा ओवेरियन कैविटी, ठीक है। ओवरी के अंदर है ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर है प्लेसेंटा। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक डंडी से जुड़ा हुआ है कौन? ओव्यूल। ओव्यूल प्लेसेंटा से एक डंडी से जुड़ा हुआ है और इस डंडी का नाम क्या है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल जहाँ पे मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? हाइलम। यानी ये डंडी जहाँ ओव्यूल से मिल रहा है इस जगह को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइलम। और इस डंडी को क्या बोल रहे हैं? फ्यूनिकल। और ये है मेरा ओव्यूल। तो प्लेसेंटा के अंदर होगा ओव्यूल और ओव्यूल के बीच में होगा एम्ब्रायोसैक, ठीक है। एम्ब्रायोसैक के चारों तरफ कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? न्यूसेलस के। यहाँ तक आई होप क्लियर हो। पिछले दिन का ही रिवीजन हो रहा है। अब ये बनता कैसे है? एमएमसी मीगास्पोर मदर सेल, यानी फीमेल जर्म सेल जो है, जो डिवाइड करके एक्चुअली में गैमेट बनेगा, एग बनेगा, उसको वो जर्म सेल को जो बना रहा है उसको बोलेंगे मीगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मीगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा और 4 मीगास्पोर टेट्राइड बनाएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस कर रहा था तो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड बना रहा था, जो फ्यूचर में जाके पोलन ग्रेन बन रहे थे, ठीक है। मीगास्पोर मदर सेल भी मियोसिस करेगा तो 4 टेट्राइड बनेंगे, ठीक है। और वो चारों टेट्राइड जैसे कि पोलन ग्रेन में चारों के चारों पोलन में डेवलप कर जा रहे थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें चारों पोलन में डेवलप नहीं करेंगे, इसमें 3 डी जनरेट कर जाएंगे। और जो चलाजल साइड वाला होगा, चलाजल एंड का जो पोलन ग्रेन, चलाजल एंड का जो टेट्राइड होगा वो डेवलप करेगा 3 फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स करेगा, यानी ऐसे डिवीजन जिसमें कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यानी कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, लेकिन उससे साइटोकाइनेसिस बंधा हुआ नहीं है कि अगर न्यूक्लियस डिवाइड किया है तो उसके बाद सेल भी डिवाइड करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और ये स्ट्रक्चर मिलेगा हमको जिसको बोलेंगे हम एम्ब्रायो, मैच्योर एम्ब्रायो सैक। मैच्योर एम्ब्रायो सैक, ये स्ट्रक्चर अपन को मिला। ये कल देखे थे। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन भी देखे थे हम कि कैसे इसमें सेल्स तो 7 ही हैं लेकिन न्यूक्लियस 8 है। ऑफकोर्स एक सेंट्रल सेल है, उसके पास 2 न्यूक्लियस है तो सेल 7 ही हुए, लेकिन न्यूक्लियस कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ तक हो चुका था, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। एक मिनट, पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। पॉलिनेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला है सेल्फ और दूसरा है क्रॉस, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होता है जिसमें पोलन का जो ट्रांसफर है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये किस में होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, यानी ऐसे फ्लावर जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही फूल में है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, समझ आया? यानी कि एक ही फ्लावर के एंथर से एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है किसका? पोलन ग्रेन का। ऐसे पॉलिनेशन को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम है जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है? जीनोगैमी। और इसका क्या नाम है दूसरा? ऑटोगैमी।
समझ आया? ऑटोगेमी है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा का हमेशा ट्रांसफर को पॉलिनेशन ही कहेंगे, ठीक है। अब डिपेंड कर रहा है कौन से में हो रहा है। तो एंथर टू स्टिग्मा जाएगा, लेकिन सेम फ्लावर का जाएगा। किसका जाएगा? सेम फ्लावर का। तो इसको बोलेंगे हम ऑटोगेमी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। जीनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब बीच का ये जो है थोड़ा सा बिचौलिया है, ठीक है। मान के चलते हैं कि एक प्लांट है, मान के चलते हैं एक प्लांट है, एक फूल है इसका, ये दूसरा फूल है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ये फूल तो अलग है, ये फूल भी अलग है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है कहाँ से? यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है पोलन यहाँ पे। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? एक फूल से दूसरे फूल में हो रहा है, एक फूल से दूसरे फूल में हो रहा है पोलन का ट्रांसफर, लेकिन प्लांट तो सेम है, ठीक है। तो ऐसा ट्रांसफर जिसमें पोलन ग्रेन एंथर से निकलता है, स्टिग्मा पे लैंड करता है दूसरे फूल का, लेकिन प्लांट सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? गिटनोगेमी। उसको क्या बोलेंगे? गिटनोगेमी। ये बीच का है, ठीक है। ये देखने में लगता है क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन होता ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि प्लांट जेनेटिकली सिमिलर है। समझ आया? एक और इसका कोरोलरी है कि मान के चलते हैं ये कोई प्लांट है, ये, और इसका ये ब्रांच है, ठीक है, इसमें पत्ते बने हुए हैं, और ये वाला ब्रांच को हम काट के यहाँ पे नया लगा दिए, और यहाँ पे मान के चलो एक फूल आया, ठीक है। तो अब जो ट्रांसफर है ये एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट है कि नहीं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, लेकिन ये प्लांट क्या है? जेनेटिकली सिमिलर है, इसी से कट के बना है, जेनेटिकली तो सिमिलर ही है, ठीक है। तो देखने में ये भी क्रॉस पॉलिनेशन लग रहा है कि हाँ भाई दो अलग अलग फूल के बीच में ट्रांसफर हुआ है पोलन का, लेकिन ये जेनेटिकली ये दोनों प्लांट क्या है? सिमिलर है, इसलिए ये भी किसके अंदर आएगा? गिटनोगेमी के अंदर आएगा। समझ आया? एक फूल है बाइसेक्सुअल, उसमें एंथर भी है, उसमें स्टिग्मा भी है, मतलब उसमें एंथर और स्टिग मतलब एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों है उसमें, ठीक है। एक एंथर से निकला पोलन, स्टिग्मा पे जाकर लैंड कर गया, एक ही फूल का, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये हो गया ऑटोगेमी। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, दोनों जेनेटिकली अलग अलग है, जेनेटिकली अलग अलग है, स्पीशीज अलग नहीं है। आम का पोलन जो है वो मस्टर्ड को पॉलिनेट नहीं कर सकता, मतलब अगर पॉलिनेशन हुआ भी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा। समझ आया? स्पीशीज सेम रहना चाहिए, जेनेटिकली प्लांट डिफरेंट होना चाहिए। समझ आया? लेकिन गिटनोगेमी क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ या तो सेम प्लांट या फिर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, ठीक है। यानी एक ही प्लांट के अंदर जो है अलग अलग फूल में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा, उसको भी गिटनोगेमी बोलेंगे। और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है, उसमें भी अगर एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर हुआ तो इसको भी क्या बोलेंगे? गिटनोगेमी बोलेंगे। ये देखने में लगता है, ये देखने में लगता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है क्या है? जेनेटिकली सिमिलर है। क्लियर है? अब ये वाला डायग्राम देखते हैं, समझ में आएगा। पॉलिनेशन तीन टाइप, मतलब ऑटोगेमी, गिटनोगेमी और जीनोगेमी। जीनोगेमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन पॉलिनेशन तीन टाइप के हो गए, ऑटोगेमी, गिटनोगेमी, जीनोगेमी। अब ये तीन टाइप है जो कि प्लांट इम्प्लॉय करता है, प्लांट यूज़ करता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। वो तरीका जिससे कि
प्लांट इंश्योर करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, वो ये सब तरीका है। ठीक है, अभी देखेंगे इनको। गिटनोगेमी और जीनोगेमी को कंबाइंडली कहते हैं एलोगेमी। क्यों? क्योंकि दोनों में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर हो रहा है। दूसरे फूल, एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? एलोगेमी। समझ आए? और ये जीनोगेमी के टाइप हैं। जीनोगेमी यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। अब ये अलग अलग वजह से हो सकते हैं। इसके जीनोगेमी यानी क्रॉस पोलिनेशन। अब प्लांट तो है, प्लांट तो ऐसा तो नहीं है कि उठ के यहाँ से वहाँ जाएगा, एक फूल यहाँ से वहाँ भेजेगा। फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो तो नहीं कर सकता है प्लांट। ठीक है, तो प्लांट एक्सटर्नल एजेंट्स का मदद लेता है कि भाई मेरा पोलन पहुँचा दो वहाँ। ठीक, तो ये काम करने के लिए जो प्लांट है वो यूज़ करता है एक्सटर्नल एजेंट्स को। अब वो एक्सटर्नल एजेंट्स लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट्स लिविंग हैं तो उनको बायोटिक एजेंट्स कहते हैं, और अगर वो नॉन लिविंग हैं तो उनको कहते हैं एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, कॉमन एबायोटिक एजेंट है विंड और वाटर। ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली एंड पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली एंड पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ठीक है, अब बायोटिक एजेंट्स क्या क्या यूज़ करता है प्लांट? व्हाट आर द बायोटिक एजेंट्स दैट प्लांट यूज फॉर पॉलिनेशन? ठीक है, उसमें पहला आएगा इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन जो है उसको बोलेंगे एंटोमोफिली। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन। बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोफिली इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अचीविंग पॉलिनेशन बाय यूज ऑफ बर्ड्स। बैट्स, स्नेल और एंट्स, इनका याद कर लो, कैरोप्टेरोफिली है, स्नेल का मैलेकोफिली है और एंट्स का मर्मेकोफिली है। ठीक है, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, बस देख लो एक बार, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में पूछ दे। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा तो एज ए ऑक्सिलरी क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखने वाली चीज़ है, बाकी ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है। इंसेक्ट वाले को एंटोमोफिली बोलेंगे, बर्ड्स वाले को ऑर्निथोफिली बोलेंगे, विंड वाले को एनिमोफिली बोलेंगे और वाटर वाले को हाइड्रोफिली बोलेंगे। ये नहीं भूलना है। चलो, अब इसमें देखते हैं होमोगेमी। इसमें 3 ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट्स क्या क्या यूज़ करता है। पहला है होमोगेमी। होमोगेमी क्या होता है? होमोगेमी एक टेक्निक है कि प्लांट जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, द टेक्निक ऑफ यूजिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड होमोगेमी, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक ही पास है, पास है, तो भाई फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब आसपास ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट है तो चांसेस बहुत हाई है कि पोलन ग्रेन अगर शेड होगा तो वो जाके स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं होमोगेमी। होमोगेमी अचीव कैसे कैसे होता है? तो मेल फीमेल दोनों एफर्ट मारते हैं। ठीक है, अगर मेल मान के चलो कि ऊपर है तो फीमेल जो है ग्रोथ दिखाएगा कि हाँ हम पोलन के एंथर के मुंह के पास पहुंच जाए, ताकि एंथर जैसे ही शेड होगा, पोलन ग्रेन जैसे ही शेड होगा, आके स्टिग्मा पर लैंड कर जाए। ठीक है, एक तरीका है। दूसरा है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी होता है कि जो फ्लावर है वो खुला ही नहीं, फ्लावर बंद ही रह गया हमेशा। अगर फ्लावर बंद ही रह जाएगा इसका मतलब है कि उसके अंदर बाहर से कोई पोलन ग्रेन आ ही नहीं पाएगा। और अगर जो पोलन का डेहिसेंस होगा, एंथर का डेहिसेंस होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होगा, तो फ्लावर हवा के कारण हिलेगा। तो हिलते डुलते कभी ना कभी ऐसा होगा ही कि पोलन जो अंदर शेड हुआ है वो स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा और पोलिनेशन बनाएगा। तो क्लिस्टोगेमी जो एक वो प्रोसेस है जिसमें जो फ्लावर है वो खुलता ही नहीं है। ठीक है, उसमें फ्लावर खुलेगा ही नहीं और एंथर जैसे ही डिहाइज करेगा, जैसे ही पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा, वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा और पोलिनेशन ये करेगा, पोलिनेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये अस्योर्ड सीड सेट बनाएगा, यानी कि फिक्स है कि सीड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लावर खुला ही नहीं है, पोलन ग्रेन कहीं जा ही नहीं पाएगा, उसको जाके वहाँ पर स्टिग्मा पे लैंड करना ही होगा और पोलिनेशन करना ही होगा। इसमें सीड बनने का चांस 100% है कि सीड बनेगा ही बनेगा। तीसरा है बर्ड पोलिनेशन। इसमें फ्लावर तो खुलेगा, क्लिस्टोगेमी में फ्लावर खुलता ही नहीं है। बर्ड पोलिनेशन में फ्लावर खुलेगा लेकिन उससे पहले ही काम हो चुका होगा, यानी कि पॉलिनेशन जो है बर्ड स्टेज में ही कंप्लीट हो गया है। उसका फ्लावर खुला भी अगर
अगर फ्लावर खुला भी तो दूसरा पोलन ग्रेन आके लैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो अब फ्लावर खुल भी गया है तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है। समझ आए तीनों पार्ट? क्या है होमोगेमी? इसमें क्या होता है? होमोगेमी चेस्मोगैमस फ्लावर में होगा, यानी ऐसा फ्लावर जो खुलता है, ठीक है, ऐसा फ्लावर जो खुलता है, लेकिन उसमें वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों पास पास हैं, और जैसे ही एंथर रिलीज किया पोलन को, तुरंत स्टिग्मा पर लैंड किया वो और पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका है क्लिस्टोगेमी की, फ्लावर खुला ही नहीं और अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो गया, सीड सेट पक्का बनेगा इसमें। कौन कौन दिखाता है? कोमेलिना, ऑक्जालिस और वाइला, ठीक है। ऑक्जालिस, कोमेलिना और वाइला, इसमें दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, पहला क्लिस्टोगैमस फ्लावर और दूसरा है चेस्मोगैमस फ्लावर। ऊपर के फ्लावर है उनमें क्रॉस प्लांट कोशिश कर रही है चेस्मोगैमस फ्लावर में कि होमोगेमी हो, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, ठीक है, लेकिन उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का भी चांस है। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पक्का है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर खुला ही नहीं है। तीसरा बर्ड पॉलिनेशन, कि बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद फ्लावर खुला। ये किस में होता है? राइस में होता है, वीट में होता है। गिटनोगेमी हम लोग समझ चुके हैं। जीनोगेमी हम लोग समझ चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ ए जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ ए जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, ठीक है। इसके एजेंट्स होते हैं भाई, जीनोगेमी कराने के लिए एजेंट्स होते हैं दो टाइप के। एक है ए बायोटिक जो नॉन लिविंग है, जैसे कि हाइड्रोफिली पानी वाला, और एनिमोफिली विंड वाला। और बायोटिक एजेंट्स अलग अलग टाइप के हैं। हर टाइप का ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मदद करेगा प्लांट को कि हम यहाँ से तुम्हारा पोलन उठा के वहाँ पहुँचा देंगे, तो प्लांट उसको कभी मना नहीं करेगा, यहाँ पे तुम पहुँचा दो, वेरी गुड, थैंक यू। तो बर्ड्स हो गया, मॉथ हो गया, कैटरपिलर, फ्लाई, बीज, इंसान, रोडेंट, छिपकली, जो उसका पोलन ग्रेन यहाँ से वहाँ पहुँचा दे। प्लांट में बहुत तरह का ऑर्गेनिज्म देखा जाता है कि भाई तुम यहाँ से मेरा पोलन उठा के वहाँ पहुँचा दो, हमको कोई मतलब नहीं है तुम कौन हो। प्लांट बहुत फॉरगिविंग है। तो दूसरा एजेंट हो गया इसका बायोटिक एजेंट, इंसान को भी यूज़ करता है वो। चलो अब देखते हैं ए बायोटिक, विंड से पॉलिनेशन, एनिमोफिली, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन का दो एजेंट था, ए बायोटिक, बायोटिक। ए बायोटिक में एक था हाइड्रोफिली और दूसरा था एनिमोफिली। अभी हम लोग देख रहे हैं एनिमोफिली के बारे में, यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है। अब अगर विंड से कोई भी प्लांट पॉलिनेट हो रहा है, उसको कोई शौक नहीं है कि भाई उसका पेटल्स जो है वो कलरफुल दिखे, क्योंकि इंसेक्ट को तो बुलाना नहीं है, फ्लावर भी छोटा ही रहेगा, फ्लावर बड़ा होकर क्या कर लेगा, उसको क्या करना है, विंड में कोई पोलन तैर रहा है उसको पकड़ के अपने पास लाना है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पोलन ग्रेन विंड में ऐसे धीरे धीरे उड़ रहा है, धीरे धीरे क्या, तेज, जो हवा पे डिपेंडेंट है, पोलन ग्रेन हवा में उड़ रहा है। फ्लावर का कोशिश रहेगा कि उस पोलन ग्रेन को हम क्या करें, पकड़ के अपने ओव्यूल की तरफ बढ़ा दें, यही मोटिव है। तो जो फ्लावर होगा वो बहुत ही छोटा छोटा होगा, ठीक है, और जनरली इन्फ्लोरेसेंस में भी रहेगा अवेलेबल, ठीक है। उसके पेटल्स जो होंगे वो कलरफुल नहीं होंगे, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है। ओवरी में जनरली सिंगल ओव्यूल रहेगा। ओवरी में जो एक ही ओव्यूल है कि भाई आ जाओ, कम से कम एक भी तो आ जाओ, हमको नहीं इच्छा है कि हम बहुत सारा ओव्यूल रखें, हम बहुत सारा सीड बनाएं, आ जाओ कम से कम एक भी पहुंच जाओ। और जो पोलन ग्रेन होगा वो बहुत ही लाइट होगा, फेदरी होगा, कि उड़ सके हवा में। हवा में हर कोई चीज़ तो नहीं उड़ पाएगा, ठीक है। पोलन ग्रेन ऐसे गोल जैसा होगा, ऐसा नहीं कि एरोडायनेमिक शेप है, विंग्स है उसका, तो बहुत ही हल्का होगा कि विंड करेंट्स में वो उड़ सके। फेदरी होगा, फेदर की बुयंसी मिल सके उसको, उड़ सके। अनवेटेबल होगा, ऐसा ना हो कि पानी में जाके कहीं लग जाए तो फिर वहीं पड़े रह जाए, ठीक है, तो पानी से भी वो ये वेट नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और जो स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा स्टाइल, वो काफ़ी वेवी होगा, यानी लंबा सा होगा फ्लावर का, जो कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उसका जो स्टिग्मा स्टाइल है वो काफ़ी लंबा होगा, ताकि वो वेव कर सके हवा में कि कोई भी पोलन ग्रेन आके चिपक जाओ मेरे से, ठीक है, समझ आया। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है कि जीब्रा के बीच में पांडा,
पता नहीं चलेगा, मुश्किल होगा डिफरेंशिएट करना, उसको बोलते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट को दिखना नहीं है उसको, उसको कोई शौक नहीं है कि इंसेक्ट आए विजिट करे उसको, क्योंकि इंसेक्ट पोलिनेटेड है ही नहीं वो। लार्ज नंबर ऑफ देम आर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अगर फ्लावर छोटे होंगे तो जनरली इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं वो। फ्लावर्स आर कलरलेस, ओडरलेस एंड नेक्टरलेस। जब कोई आएगा ही नहीं उसके घर पे तो बिस्किट, चॉकलेट और चाय क्यों रखेगा घर पे? कि भाई कोई आएगा तब ना, कोई एक्सपेक्ट करेगा तब ना तुम चॉकलेट बिस्कुट रखोगे घर पे। कोई आएगा उसको खाने क्या देंगे? कोई आएगा ही नहीं उसके घर पे, उसको पता है, तो वो क्यों चॉकलेट बिस्किट रखेगा? पोलन आर स्मॉल, पोलन बहुत छोटा होगा, भारी होगा, तो वजन के वजह से, वेट के वजह से विंड में फ्लाई उसको मूव करने में दिक्कत होगा। तो स्मॉल होगा, लाइट होगा, विंग्ड या डस्टी, यानी कि या तो विंग्स होंगे उसमें यानी कि फेदर्स होंगे, और डस्टी होगा यानी कि बहुत छोटा डस्ट जैसा होगा कि वो उड़ सके। ड्राई, नॉन स्टिकी, स्मूथ एंड अनवेटेबल। नॉन स्टिकी होगा, ऐसा ना हो कि कहीं जाके चिपक जाए, ठीक है। ड्राई होगा और अनवेटेबल होगा, कि पानी में गिर के ऐसा ना कि वहीं रह के फंस के रह जाए, ठीक है। स्टिग्मा इज फिदरी और ब्रांच्ड, यानी कि स्टिग्मा जो है वो फेदर लाइक होगा ताकि वो विंड बोर्न पोलन जो है उसको ट्रैप कर सके, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन कैन प्रोड्यूस। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि हवा हमेशा उस डायरेक्शन में ही नहीं चलेगा जिस डायरेक्शन में पोलन ग्रेन को जाना है। मान के चलो हमको जाना है नॉर्थ, उधर फूल है बहुत सारा, हमको जाके पॉलिनेट करना है, हवा चल रहा है साउथ से, और एंथर डेहाइज कर गया, एंथर बर्स्ट कर गया, सारा पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया। तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे कि नहीं नहीं अभी उधर हवा नहीं चल रहा है, हम उधर जाएगा, चलेगा हवा तब उधर जाएंगे, वैसे तो नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी अनसर्टेनिटी को कोप करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं, जो इंसेक्ट सॉरी एयर पोलिनेटेड होते हैं, विंड पोलिनेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं कि भाई कम से कम एक तो पहुंच जाओ ताकि मेरा जनरेशन बढ़ सके आगे, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो कैनबिस प्लांट जो है, हाँ कैनबिस सटाइवा, कैनबिस प्लांट जो है 5 लाख पोलन ग्रेन रिलीज करता है, 5 लाख, ठीक है। और अगर मेज़ में देखें तो 20 से 25 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी कि ये करीब 2.5 करोड़, 2 से 2.5 करोड़ पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा है लड़का मेज़, ताकि पोलिनेशन करा सके, फर्टिलाइजेशन कर सके और अपना प्रोजनी को बढ़ा सके। इंटरेस्टिंग बात मेज़ के बारे में ये भी है कि मेज़ एक ऐसा प्लांट है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो एलोजोम से नहीं होता है, ऑटोजोम से होता है। यानी कि जैसे इंसान में एक्स वाई है, एक्स एक्स है, ठीक है। ग्रासहोपर में एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, बर्ड्स में होता है जेड डब्ल्यू टाइप का। फिर एक और टाइप होता है फीमेल हेट्रोगैमेटी का, जेनेटिक्स में देखेंगे वो, ठीक है। मॉथ, बटरफ्लाई सब में होता है। तो उसमें उसमें एक्सो होता है लेकिन वो फीमेल की तरफ से होता है, ठीक है, जेनेटिक्स में देखेंगे। लेकिन ये जो है इसके पास सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है मेज़ के पास। मेज़ अपना जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो करता है ऑटोजोम से। ये एक इंटरेस्टिंग बात है मेज़ के लिए। और ओवरी में जनरली सिंगल ओव्यूल होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट विंड पोलिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक। छोटे होंगे फूल और इन्फ्लोरेसेंस में होंगे, फेदरी होगा स्टिग्मा कि विंड बोर्न पोलन को कैच कर सके। पोलन ग्रेन बहुत ही लाइट होगा, स्टिकी, नॉन स्टिकी होगा, अनवेटेबल होगा, ठीक है। ओव्यूल में जनरली सिंगल ओवरी में जनरली सिंगल ओव्यूल रहेगा, ठीक है। चलो दूसरा है हाइड्रोफिली, यानी कि पॉलिनेशन बाय वाटर। इसमें 2 टाइप है। पहला है ऐसा पॉलिनेशन जो सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर हो, यानी कि पानी के सरफेस के ऊपर हो, और दूसरा है जो पानी के अंदर ही रह के सबमर्ज्ड वे में हो, ठीक है। तो अगर पॉलिनेशन सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एपी हाइड्रोफिली। एपी मतलब ऊपर, हाइड्रोफिली जो एपी हो रहा है ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर हो रहा है, ठीक है। और अगर पानी के सरफेस के नीचे होगा, अंदर ही, पानी के अंदर ही हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। एपी हाइड्रोफिली कौन दिखाता है? हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, उसको याद कर लेना। हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया क्या दिखाता है? एपी हाइड्रोफिली, यानी कि फीमेल जो है एक लंबा सा स्टॉक से पानी के ऊपर आएगा, मतलब आएगी, और मेल जो है, मेल का फ्लावर या पोलन जो है वो भी पानी के ऊपर आएगा, और फिर वो वाटर करंट से मूव करते 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 जो है यहाँ आके पॉलिनेशन कर देगा, ठीक है। ये हुआ एपी हाइड्रोफिली,
यानी कि पानी के सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन। पानी के सरफेस के अंदर भी पॉलिनेशन होता है, जैसे कि मरीन सी ग्रास, यानी कि समुद्र में रहने वाला जो घास है, जोस्टेरा। तो अब कितना लंबा स्टॉक बेचारा कर लेगा, समुद्र बहुत गहरा भी हो सकता है, बेचारा को दिक्कत हो सकता है। तो वो बोला उतना स्ट्रेस नहीं लेंगे हम पानी के ऊपर जाने का, पानी के अंदर ही काम कर लेंगे हम अपना पॉलिनेशन का। तो वो क्या, उसका जो पोलन होता है वो जनरली रिबन लाइक होता है, पतला सा। और वाटर पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स में जनरली म्यूसिलेज का कोटिंग होता है, ताकि वो भींगे नहीं। पानी ऐसा आसपास है तो म्यूसिलेज का कोटिंग होता है ताकि वो अनवेटेबल बन जाए, भींगे नहीं, रिबन लाइक होगा। और वो वाटर करेंट्स में पैसिवली फ्लोट करता करता चांस है कि वो जाके फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टेम पिस्टिल से गाइनोशियम से जाके मिल जाए और स्टिग्मा पे लैंड कर जाए और पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है। और इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ कोर्स अंडर वाटर होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि एकदम सच्चे दिल वाले हैं पानी के, जैसे कि लोटस और वाटर लिली, ये दोनों तो पाया कहाँ जाएगा, पानी में ही। लेकिन ये दोनों धोखेबाजी करता है, ये दोनों बोलता है हम वाटर से पोलिनेट नहीं होंगे भाई, बहुत अनरिलायबल है, हम इंसेक्ट से पोलिनेशन कराएंगे या फिर विंड से कराएंगे। मोस्टली इंसेक्ट से कराते हैं, या हो सकता है कि विंड से भी कराएं। ठीक है। लेकिन पानी से पोलिनेशन नहीं करते, रहता पानी में है लोटस और वाटर लिली, पोलिनेशन किससे कराएगा, इंसेक्ट से। ये इंटरेस्टिंग बात। अब बायोटिक वाला देखो, बायोटिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स को बोलेंगे जो लिविंग है और वो पोलिनेशन कर रहे हैं। वो हो सकता है हमको पता भी ना हो कि पोलिनेशन कर रहे हैं। हम टहलने गए पार्क में जिसमें बहुत सारा घास था या अलग अलग टाइप के वीड्स थे, हम चल रहे थे तो मेरे जीन्स में पोलन ग्रेन चिपक गए। ठीक है। फिर हम ऐसे ही चलते चलते गए तो हो सकता है वो पोलन ग्रेन किसी के स्टिग्मा के पास आ गए और पोलिनेशन हो गया, तो हमको पता चला कि हम पोलिनेशन करा दिए, लेकिन फिर भी हम पॉलिनेटिंग एजेंट हो गए। तो बायोटिक एजेंट वो ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि जो सुबह उठ के सोचा है करे उसका पॉलिनेशन कराने चलना है चलो तो वही बायोटिक एजेंट हो। नोइंगली या अननोइंगली अगर आप पॉलिनेशन कर रहे हैं तो, और आप इंसान मतलब अगर आप लिविंग हैं तो आप बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हैं। बटरफ्लाइज, बीज, बीटल, वॉस्प बहुत है, या हमिंग बर्ड, और क्या कहते हैं मॉथ, दाएं बाएं 75 तरह का ऑर्गेनिज्म है, लिजार्ड। हर तरह का ऑर्गेनिज्म को प्लांट एम्प्लॉय करता है कि भाई तुम प्लीज़ मेरा पोलन ग्रेन यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा दो, क्योंकि प्लांट खुद चल नहीं सकता है। अब तुम चल नहीं पाओगे तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है। बीज जो है वो बहुत ही डोमिनेंट पॉलिनेटर है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर हम मधुमक्खी को बचाना चाहते हैं तो बस इसलिए नहीं क्योंकि हमको शहद टेस्टी लगता है। हनी बी को बचाने का ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि वो बहुत ही डोमिनेंट पॉलिनेटर है। अगर वो पॉलिनेशन नहीं कराएंगे तो वो काम जाके हमको करना पड़ेगा, जो बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होगा। समझ रहे हो। अच्छा, अब हनी बी भी तो सुबह उठ के ये नहीं सोचता होगा कि हमको जा रहे हैं पॉलिनेशन कराना है भाई उसका। तो प्लांट्स जो है कुछ कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। ठीक है। किसी को लुभाया है, किसी को कुछ चीज़ का लालच दिया है, सब ऑर्गेनिज्म को किसी न किसी चीज़ का फ़ायदा दिख रहा है, इसीलिए वो इन प्लांट का पॉलिनेशन कैरी आउट कर रहा है। ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि निस्वार्थ भाव से रोज़ उठता है और बोलता है हम जाकर आज पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है। तो बीज को क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा। ठीक है। और जो पेटल्स हैं फ्लावर के, एंटोमोफिलस फ्लावर, यानी कि ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट से पॉलिनेट हो रहे हैं, तो उनका जो ये है पेटल्स है वो बहुत ही कलरफुल एंड वाइब्रेंट होता है, जनरली कंस्पिक्यूअस होता है, बड़ा होता है। ऐसे समझो कि जीब्रा के बीच में जिराफ कि दिख जाए, हाँ भाई हरा हरा फोलिएज है, पत्ता है, सबके बीच में एकदम सुंदर सा लाल फूल, सब इंसेक्ट देखे और मस्त चीज़ है, जाना चाहिए इसके पास। इसी जाने के चक्कर में पॉलिनेशन करा देता है वो। समझ आया। तो फ्लावर्स आर लार्ज एंड कंस्पिक्यूअस, जब स्मॉल होंगे वो तो वो इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होंगे। ठीक है। कि ओवरऑल बड़ा दिखना है कि इंसेक्ट चलते फिरते हमको देख सके, मेरे पास आए, वो है मेन मोटिव। हाँ, अब हर किसी को अच्छा स्मेल पसंद नहीं है, कुछ गंदे लोग भी हैं समाज में, जैसे कि फ्लाइज और बीटल, मक्खी और बीटल जो है इनको खराब सड़ा हुआ स्मेल पसंद आता है। तो कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो रॉटिंग फ्लैश यानी सड़ रहा मांस का, जो रॉटिंग मीट है
सड़ रहा हुआ मांस का, मीट का स्मेल, फाउल ऑडर जो है वो सिक्रीट करता है, ताकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि इनको जिनको वही पसंद है वो भी आए उनके पास और पॉलिनेशन कराएं। ठीक है। नेक्टर एंड पोलन आर द यूजुअल फुल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, यानी कि कोई भी इंसेक्ट वगैरह आएगा तो वो नेक्टर पीने आएगा, या फिर पोलन ग्रेन जो है, कुछ कुछ लोग पोलन ग्रेन खाता भी है क्योंकि न्यूट्रिशियस है, देखे हैं इंसान भी खा रहा है, तो वो फ्लोरल रिवॉर्ड है कि भाई आओ तुम मेरे पास, मेरे पास नेक्टर है, इसी चक्कर में पॉलिनेशन भी करा दो मेरा। ठीक है। और जनरली इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट में वो पोलन ग्रेन के बाहर जो है एक कोटिंग होता है पोलन किट का। ठीक है। वो क्या है, एक येलो स्टिकी सब्सटेंस है जो कि इंसेक्ट के बेली से या फिर पैर से, मतलब इंसेक्ट के बॉडी में चिपक जाता है, और जब वो जाते हैं स्टिग्मा पे तो वो वापस स्टिग्मा पे पहुंच जाता है और वहाँ जर्मिनेशन शुरू कर देता है। ठीक है। सेफ एग लेइंग साइट, कुछ कुछ प्लांट जो है वो कहते हैं कि ये सब छोड़ो, तुम अपना अंडा जो दोगे वो तो इधर उधर टूट फूट सकता है भाई, गिर सकता है, सेफ नहीं है अंडा। ऐसा करो मेरे फूल के अंदर जो है ना बहुत कैविटी है, लॉक्यूल है, वहाँ के अंडा दे दो। तो प्लांट इंसेक्ट बोलता है तो तुम ठीक बोल रहे हो, कि अगर हम तुम्हारे अंदर जाके अंडा दे देंगे तो मेरा अंडा तो सेफ रहेगा। बोलता है फिर टेंशन क्या हो। और इसी चक्कर में वो अंडा जब क्या कहते हैं देने आता है और यंग वंस उसका हैच करता है, फिर वो बाहर निकलता है, इस पूरे प्रक्रिया में इंसेक्ट को ये फ़ायदा होता है कि इंसेक्ट पॉलिनेट हो जाता है। ठीक है। अब क्योंकि अंदर में एक्टिविटी हो रहा है, पोलन ग्रेन किसी न किसी के पास किसी न किसी तरह से जाके स्टिग्मा पे लैंड कर ही जाएगा, क्योंकि बहुत अंदर हलचल है, कोई इनको जाके टच कर ही देगा। ठीक है। तो और दूसरा है मॉथ नियुक्का, ये भी एग लेइंग कराता है, ये भी बोलता है आओ भाई तुम मेरे अंदर एग ले करो, और जो है, और ये रिलेशनशिप आगे भी पढ़ेंगे हम लोग उसमें शेर चीता वाले में। ठीक है। मॉथ नियुक्का का कि एग लेइंग साइट एंड पॉलिनेशन जो है मॉथ नियुक्का का एक रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म का। ठीक है। कि दोनों को इससे फ़ायदा हो जाता है, मौत को ये फ़ायदा है कि हम जाके अंडा दे दिए, मेरा अंडा सेफ है, और युक्का को ये फ़ायदा होता है कि ये मेरा पॉलिनेशन करा दिए। एक और एग्जांपल है ऑफ्रिस का। ऑफ्रिस इतना बदमाश है कि वो इंसेक्ट के फीमेल, उसका जो पेटल है वो इवॉल्व कर गया है कि वो फीमेल को रिप्रेजेंट करे, इंसेक्ट के, पर्टिकुलर इंसेक्ट के फीमेल को रिजेंबल करता है उसका पेटल, और वो इंसेक्ट को लगता है रे ये तो कोई फीमेल है, तो आता है और सूडो कॉपुलेशन करता है, यानी ऐसा कॉपुलेशन जो एक्चुअल रियल नहीं है, फॉल्स है, लेकिन इस सूडो कॉपुलेशन के चक्कर में पॉलिनेट कर देता है। तो समझ रहे हो प्लांट कितना डिवियस है, कितना दिमाग लगा रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी लगा रहा है कि पॉलिनेशन हो सके। ठीक है। चलो ये पढ़ लेना, कुछ ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, अब ये सब कहानी हो ही रहा है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट चाहता है कि नहीं यार सेल्फ पॉलिनेशन में मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर हार्मफुल जीन है और आपस में हम बार बार इंटरब्रीड करेंगे तो वो हार्मफुल जीन के एक्सप्रेशन का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। हाँ, अच्छा नहीं होता है क्लोजली रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स में शादी करना। समझ आया। तो जो भी हार्मफुल जीन है वो एक्सपोज ना हो, वो दब जाए, ये हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाँ क्रॉस जो है, मतलब बाहर के जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो थोड़ा थोड़ा आते रहना चाहिए। तो प्लांट, कुछ कुछ प्लांट बोलता है कि नहीं भाई हम सेल्फ पॉलिनेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम एक ऐसा अलग अलग टेक्नोलॉजी प्लांट लगाता है कुछ कुछ जो कि इंश्योर करता है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो। उसमें पहला है डाइकोगेमी, यानी कि जो मैच्योरेशन पीरियड है स्टैमेन का और पिस्टिल का, यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम अलग अलग टाइम पे मैच्योर करता है। मान के चलो एंड्रोशियम जब मैच्योर किया तब गायनोशियम मैच्योर ही नहीं हुआ है। ठीक है। तो पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, लेकिन गायनोशियम पे अगर चला भी गया स्टिग्मा पे तो कोई पॉइंट नहीं, क्यों? क्योंकि स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरा केस, स्टिग्मा बहुत पहले मैच्योर कर गया और जो क्या कहते हैं उसके बगल में जो फूल है, मतलब उसके बगल में जो स्टैमेन है वो मैच्योर ही नहीं किया है एंथर, तो वो पोलन ग्रेन रिलीज ही नहीं करेगा।
तब तक में कोई न कोई और पोलन ग्रेन आके उस पे लैंड करेगा, उसको फर्टिलाइज़ कर देगा और जब तक ये अपना ये होगा, मैच्योर करेगा, तब तक उसमें फर्टिलाइज़ेशन हो चुका होगा। तो अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर कर गया तो इसको बोलेंगे प्रोटोएंट्री, और अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर कर गया तो उसको बोलेंगे प्रोटोगाइन। समझ में आया? एंड्रोशियम पहले मैच्योर कर गया, गाइनोशियम अभी तक मैच्योर ही नहीं किया है, तो उसको बोलेंगे प्रोटोएंट्री। इससे भी क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। और प्रोटोगाइनी की जो गाइनोशियम है वो पहले मैच्योर कर गया, तो अभी तक एंड्रोशियम जो है वो मैच्योर ही नहीं किया है, तो इसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। ठीक है। दूसरा है हेटेरोस्टाइली, यानी कि पोलन ग्रेन यानी कि एंथर का जो लेंथ है और पिस्टिल का जो लेंथ है वो काफ़ी अलग अलग होगा। स्टिग्मा यहाँ पे है, एंथर यहाँ पे है। ठीक है। तो बहुत कम चांस है कि यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होगा तो ऊपर जाके लैंड करेगा। ठीक है। या फिर पोलन स्टिग्मा बहुत ही छोटा है और जो स्टैमेन है वो बहुत ही लंबा है, तो इसमें भी चांसेस कम है कि ये अगर करेगा अपना पोलन को बर्स्ट करके रिलीज करेगा, तो चांसेस कम है कि डिफरेंस इन लेंथ के कारण जो है चांसेस कम है कि उसी स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है। ये होता है हेटेरोस्टाइली, यानी कि डिफरेंट लेंथ ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट। यूनिसेक्सुअलिटी, ये सबसे सिंपल है कि भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाओ शांति से, कि बगल में एंथर है ही नहीं या बगल में गाइनोशियम है ही नहीं, तो कचकच ही नहीं है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो है ये ऑटोगेमी को ये करेगा, नहीं होने देगा, लेकिन गिटनोगेमी हो ही सकता है। समझ आया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मान के चलो ये, और ये एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर है, लेकिन दोनों सेम ही प्लांट पे है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी तो पोलन आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी तो पोलन आ सकता है। तो ये देखने में तो लग रहा है कि हाँ भाई ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो ऑटो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही प्लांट पे है, वो ये जेनेटिकली सिमिलर प्लांट पे है, तो वो गिटनोगेमी करा देगा। और गिटनोगेमी क्या है, टेक्निकली वो क्या है, ऑटोगेमी ही है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है, देखने में बस क्रॉस पॉलिनेशन लगता है। अगला पॉइंट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि ऐसे समझो पासवर्ड सिस्टम, कि ठीक है मेरा ही प्लांट है, मेरा ही पोलन ग्रेन है, ठीक है, लेकिन तुम आओ, हम तुमको जर्मिनेट ही नहीं करने देंगे। हम पहचान जाएंगे कि अरे ये तो जेनेटिकली सिमिलर है, मेरा जो है मेरा ही प्लांट का ये पोलन ग्रेन है, मेरा जेनेटिकली काफ़ी सिमिलर है ये, तो हम तुमको जर्मिनेट ही नहीं करने देंगे। ठीक है। कि पोलन ग्रेन फ्रॉम जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, यानी कि अगर जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर से पोलन ग्रेन आ रहा है तो उसको जर्मिनेट ही नहीं होने दिया जाएगा। समझ आया? इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि अपने आप से वो क्या है, इनकम्पैटिबल है। और अगर जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट का पोलन ग्रेन आएगा तो फट से ये हो जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। और यही अगला पॉइंट भी है कि प्री पोटेंसी। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है पोलन ग्रेन आया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है तो जर्मिनेट भी कर रहा है, यानी कि मान के चलो ये एक स्टिग्मा है, यहाँ पे एक पोलन ग्रेन आया जो सेल्फ है, यानी कि उसी प्लांट का है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट का है, तो ये जर्मिनेट भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर कोई दूसरा प्लांट का पोलन ग्रेन आ गया तो वो बहुत तेज़ी से जर्मिनेट करके जाके फर्टिलाइजेशन कर देगा। समझ आया? इसको बोलते हैं प्री पोटेंसी, कि पोलन ग्रेन ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट जर्मिनेट फास्टर ऑन द स्टिग्मा देन पोलन ग्रेन फ्रॉम द जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के कंपैरिजन में जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट का पोलन ग्रेन जो है वो बहुत तेज़ी से जर्मिनेट करेगा। क्लियर है? दीज आर द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। इसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से जो हार्मफुल जीन है वो एक्सप्रेस होने लगते हैं, वो ना हो, इसीलिए बीच बीच में आउट क्रॉस करना ज़रूरी है, यानी उसी स्पीशीज़ के एक डिस्टेंटली मतलब अनरिलेटेड इंडिविजुअल के साथ मीटिंग करना। ठीक है। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, जब पोलन ग्रेन पिस्टिल पे आता है, अब देखो ये लग रहा होगा तुमको कि स्लाइड जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, लेकिन यही है, कुछ इसमें बचा नहीं है। जितना समझाने वाला पार्ट था जिसमें वो निकल चुका है, और अभी एक आएगा
कि पॉलिनेशन खत्म होने के बाद अभी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा पोलन जर्मिनेशन, इसमें समझने वाला पार्ट है, ठीक है। बाकी सब याद रखना है तुमको। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनको प्लांट यूज़ करता है ताकि क्रॉस पोलिनेशन को इंश्योर कर सके। क्या क्या है? हेट्रोस्टाइली है कि डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टैमेन एंड पिस्टल, ठीक है। और डाइकोगेमी है कि क्या कहते हैं, अलग अलग टाइम पे मैच्योरेशन हो रहा है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है कि जैसे ही प्लांट आया, सेम प्लांट का पोलन ग्रेन आया, हम जर्मिनेट ही नहीं होने दिए। प्रीपोटेंसी है कि डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट का अगर पोलन ग्रेन आएगा तो हम उसको तेज़ी से जर्मिनेट करा देंगे, ठीक है। ये सब अलग अलग मेथड्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं बनाएंगे तो सेल्फ पोलिनेशन उसमें भी नहीं होगा। हालांकि ये गिप्टोगेमी को प्रिवेंट नहीं करता है, लेकिन हाँ ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है। तो प्लांट अलग अलग डिवाइस यूज़ कर रहा है, उस तुमको याद रखना है, इसमें तुमको दिमाग समझना क्या है उसमें। बाकी ये पॉलिनेशन क्या है बढ़िया से समझ में आ गया कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बीच में एक ऐसा भी पॉलिनेशन आता है जो कि देखने में लगता है क्रॉस पॉलिनेशन लेकिन होता सेम सेल्फ पॉलिनेशन है, उसको गिप्टोगेमी कह रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन अलग अलग एजेंट्स के द्वारा होता है, बायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स यानी कि ऐसे एजेंट्स जो लिविंग नहीं है, उनमें दो हैं, विंड और वाटर। विंड से होगा एनिमोफिली और वाटर से होगा हाइड्रोफिली। बायोटिक एजेंट्स बहुत टाइप के होते हैं, उसमें सबसे डोमिनेंट क्या है? बीज है। उसका हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि ऐसे फ्लावर्स कैसे कैसे होंगे, उसमें पोलन किट पाया जाएगा, उनका पेटल्स वाइब्रेंट होगा, उसमें नेक्टर पाया जाएगा, ये होगा उसमें गुड ओडर होगा, अच्छा स्मेल करेगा वो, वाइब्रेंट दिखेगा, पोलन और नेक्टर पाया जाएगा ताकि फ्लावर जो है सस्टेन विजिट कर सकें, यानी कि इंसेक्ट जो है बार बार उस पोलन ग्रेन पे आए, इसके लिए नेक्टर और जो है पोलन ग्रेन देना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि फाउल ओडर पसंद करते हैं, सड़ा हुआ स्मेल पसंद करते हैं, तो प्लांट कुछ कुछ प्लांट है सड़ा हुआ ही स्मेल रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये भी था एग लेइंग साइट वाला कि अमोर्फोफेलस और मॉथ एंड यूका। एक मॉथ है जो यूका प्लांट और अमोर्फोफेलस प्लांट जो है वो क्या करता है, एग लेइंग साइट देता है कि ठीक है इंसेक्ट आओ तुम मेरे अंदर अंडा दो, हम तुम्हारा एग को सेव रखेंगे, और इसी चक्कर में खुद को पॉलिनेट करा देता है। अलग अलग था, तो इसमें तुमको याद रखना है, कुछ समझना नहीं है, ठीक है। चलो अब पोलन जर्मिनेशन, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन समझ में आया कि पोलन और पिस्टल यानी कि स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन, ये है स्टिग्मा, इस पे आके पोलन ग्रेन जब लैंड किया तो ये जो है इन दोनों में एक बातचीत होता है। इन दोनों में क्या होता है? बातचीत। स्टिग्मा बोलेगा कौन हो भाई, कहाँ के हो, कैसे हो, सब कुछ पूछेगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि ये मान के चलो मैंगो का ये है और ये हो सकता है कि ये मस्टर्ड का हो, तो ऐसा थोड़ी किसी को भी जर्मिनेट करा देगा। तो ये बातचीत ज़रूरी है, ये डायलॉग ज़रूरी है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके और क्या कहते हैं समझ सके प्लांट, यानी कि मैंगो का प्लांट जो है फीमेल पार्ट समझ सके कि जो मेल गैमेट आया है वो सच में राइट टाइप का है कि नहीं, तभी उसको जर्मिनेट करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक डायलॉग है जिससे जिसके एंड में या तो एक्सेप्टेंस होगा या तो रिजेक्शन होगा। रिजेक्शन होगा तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगा, एक्सेप्टेंस होगा तो पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्लियर है? चलो पोलन जर्मिनेशन। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, इंटरव्यू हो गया, बातचीत हो गया, देखा देखी, अब पसंद आ गया लड़का, ठीक है। तो अब जो है बाराती, शादी का दिन आ गया, अब बाराती को जो है तैयार करना होगा। तो एक्सेप्टेंस के बाद जो है वेजिटेटिव सेल क्या होता है, यानी जिसको ट्यूब सेल भी कहते हैं, वो ग्रो करना शुरू करता है। कैसे? उसी जर्म पोर से वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा। और जो है यहाँ पर जो अब तक जनरेटिव सेल जो है ये जब नीचे उतर रहा होगा, यानी कि पोलन ट्यूब जब जर्मिनेट कर रहा होगा, उसी बीच जनरेटिव सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड कर जाएगा। अगर शुरू से ही 3 सेल स्टेज था, यानी एक वेजिटेटिव सेल और 2 गैमेट, एक मिनट, हाँ, if 3-celled stage is present from start, then tube cell grows and male gametes, ऐसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि 2 है, follows।
ठीक है। अगर 3 सेल स्टेज पहले से है, यानी एक वेजिटेटिव, 2 गैमेट, 2 मेल गैमेट, अगर पहले से 3 सेल स्टेज है, इसका मतलब है कि अब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ट्यूब सेल धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा नीचे पोलन ट्यूब के अंदर, पोलन ट्यूब बनाना शुरू करेगा स्टाइल के अंदर, ठीक है। और उसके पीछे पीछे दोनों मेल गैमेट्स आते जाएंगे। ये 3 सेल स्टेज का कहानी है जो 40% केस में होता है। लेकिन इसमें अगर देखें हम 60% केस में, जहाँ 2 सेल स्टेज पाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही पोलन ग्रेन ये अब डिवाइड, मतलब ये पोलन ट्यूब बनाना शुरू किया, ठीक है, तब जो है यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल divides into 2 मेल गैमेट्स, यानी जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट बना लेगा और दोनों मेल गैमेट पीछे पीछे चलेगा। समझ आया? और देखो ये है स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, ये वाला पार्ट, ये है स्टाइल, और ये वाला पार्ट है ओवरी। ओवरी के अंदर ही है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। तो यहाँ पोलन ग्रेन लैंड किया, धीरे धीरे पोलन ट्यूब बनाना शुरू किया, ये धीरे धीरे अंदर आ रहा है, अंदर की ओर। और जब अंदर आ रहा होगा तो ये क्या कर रहा हो? ग्रो कर रहा है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो अगल बगल के जो ये स्टाइल के सेल्स हैं, ये जो स्टाइल के सेल्स हैं यहाँ पे, इनसे क्या करेगा? वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा, ठीक है। जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा होगा तब आसपास के स्टाइल जो है उनसे वो क्या करेगा? लेना शुरू करेगा न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है अब ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है। मान के चलो ये एम्ब्रायोसेक है, मान के क्या ये एम्ब्रायोसेक है, ठीक है, ये है एम्ब्रायोसेक, और ऊपर से कौन आ रहा है? बाराती लेके दूल्हा। ये दूल्हा वाला आ रहा है, दूल्हा का गाड़ी, इसमें है दूल्हा, ठीक है, मेल गैमेट्स, और ये है फीमेल गैमेट, ठीक है। सबसे पहले एक कॉमनली ओव्यूल देखें, एनाट्रोपस ओव्यूल, तो वो क्या हुआ? पलटा हुआ होगा, ठीक है, वो नीचे के साइड होगा। तो सॉरी, एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो इन्वर्टेड होता है, लेकिन उसका माइक्रोपाइल कहाँ है? ऊपर की ओर, ठीक है। तो पोलन ट्यूब आएगा 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 और माइक्रोपाइल के पास खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब गाइड करने का काम किसका है माइक्रोपाइल में? वो है साइनोजिड्स का काम। ये साइनोजिड्स गाइड करेगा कि भाई इधर से आओ, इधर से, इधर से, ठीक है। और जैसे ही ये पोलन ट्यूब जाके एम्ब्रायोसेक के अंदर इंटर करेगा, ये इम्पैक्ट से साइनर्जिड जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, ठीक। और ये जैसे ही घुसेगा पोलन ट्यूब अंदर, ये नेक्स्ट स्टेज बता रहे हैं कि जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर घुसेगा, ये भी ब्लास्ट करके दोनों अपना मेल गैमेट जो है क्या करेगा? रिलीज कर देगा, दोनों मेल गैमेट रिलीज कर देगा। तो दोनों मेल गैमेट जो है क्या करेगा? एक मेल गैमेट आएगा सीधा इसके पास और इसके साथ फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है। एक मेल गैमेट क्या करेगा? आएगा और इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर देगा। तो ये हुआ पहला फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। एक वन मेल गैमेट प्लस एग, ठीक है। एक मेल गैमेट आया, जैसे ही साइनर्जिड्स उसको गाइड किया कि कैसे आना है, वो किससे मिलेगा? एग से, और फर्टिलाइजेशन कर लेगा। इस फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे हम सिनगैमी या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और दूसरा जो न्यूक्लियस है, दूसरा जो न्यूक्लियस है, ये दूसरा वाला, वो क्या करेगा? आके इससे फ्यूज़ कर जाएगा, दो पोलर न्यूक्लियाई है, उससे फ्यूज़ कर जाएगा। यानी कि सेकेंड गैमेट जो है वो क्या करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, और इस इवेंट को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक, दो और तीन, तीन न्यूक्लियस जो है आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों को मिला के, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के क्या बोलते हैं अपन? डबल फर्टिलाइजेशन। समझ आया?
इन दोनों को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को। सिनगैमी किस किस के बीच होगा, एक मेल गैमेट और एग, इन दोनों के बीच में जो है जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको बोलेंगे सिनगैमी, और दूसरा मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, उन दोनों के साथ जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन 2 टाइप का 2 फर्टिलाइजेशन है, इसीलिए इन दोनों को मिला के बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। और ये बहुत ही यूनिक इवेंट है जो बस फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है। चलो आर्टिफिशियल टेक्निक्स। अब मान के चलो हम नहीं चाहते हैं कि इसका पोलन ग्रेन इसके पास जाए, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि इसका पोलन ग्रेन इसके पास जाए। क्यों? क्योंकि हम दूसरा पोलन ग्रेन से इसका फर्टिलाइजेशन कराना चाहते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स है क्या क्या, बैगिंग और इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन सिंपल है, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है। हम क्या किए, मेल पार्ट को ऐसे फोर्सेप्स से चिमटा, वो होता है ना जिससे आईब्रो पिक करते हैं, ठीक है, फोर्सेप्स चिमटा, तो क्या किया हम फूल में जाके जो स्टैमेन है उसका निकाल लिए। रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ये प्रोसेस समझ में आया। बैगिंग क्या होता है, हम नहीं चाहते हैं कोई और रैंडम पोलन ग्रेन आके क्रॉस पोलिनेशन करे। अब फीमेल को हम निकाल तो नहीं सकते हैं, फीमेल को निकाल दिए फिर अंदर में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई और पोलन ग्रेन आके उसको फर्टिलाइज करे। तो हम क्या करेंगे, उसको ढक देंगे किसी पेपर से, बटर कप पेपर से, ठीक है। तो इस टेक्निक को कहेंगे बैगिंग। समझ में आया। अगर किसी फ्लावर को हम ढक दिए तो अब उसके अंदर कोई और पोलन ग्रेन नहीं जा सकता है, तो उसको कहेंगे बैगिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, फूल जब खुला भी नहीं है उसको हम ढक दिए बटर कप पेपर से, अब फिर वो खुल गया, फिर बटर कप हटाए पेपर, अपना जो भी डिजायर्ड पोलन था उसको डाल दिए, वापस से रीपैकिंग कर दिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हम क्या करेंगे, फूल जैसे ही खुला भी नहीं है तो हम उसको ये कर देंगे, फूल जैसे ही खुलने वाला है उसमें हम पेपर लगा दिए, जैसे ही एंथर जब फूल खुला हम इमैस्कुलेशन कर दिए, एंथर को हटा दिए, फ्लावर को रीबैक कर दिए, ठीक है। जैसे ही गाइनोशियम मैच्योर किया, अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन डाले और वापस से बैग बंद कर दिए कि उस फ्लावर के अंदर मेरा डाला हुआ जो पोलन है वही फर्टिलाइजेशन करेगा, वही पोलिनेशन तो हम करा दिए, वही फर्टिलाइजेशन करेगा और हमको जिस डिजायर्ड वैरायटी का सीड चाहिए वो हमको मिलेगा। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या गैमेटोजेनेसिस हुआ था, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अभी फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़े हम लोग, और अब ये नेक्स्ट पार्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। अभी तक हम लोग जो जो पढ़े उसको एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़े कि हम लोग कैसे गैमेटोजेनेसिस किए, गैमेटोजेनेसिस को मेल में क्या कह रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल में क्या कह रहे थे, मीगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एंड्रोशियम हेल्प करेगा। एंड्रोशियम का जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे, स्टैमेन इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर और फिलामेंट। एंथर को अगर हम देखें तो एंथर के सबसे बाहर के स्ट्रक्चर में क्या है, एंथर का सबसे बाहर का लेयर है एपिडर्मिस, फिर आएगा एंडोथीशियम, फिर आएगा मिडिल लेयर्स, फिर आएगा टैपेटम। टैपेटम का काम है नरिशमेंट करना, पोलन किट सिक्रीट करना, कैलेज एंजाइम सिक्रीट करना, जो कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राएड बना था तो आपस में चिपका हुआ था कैलोज के कारण, तो कैलेज जो उसको जो है डिग्रेड करेगा और चारों माइक्रोस्पोर फ्री हो पाएंगे। ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने थे, एमएमसी डिवाइड किया था तो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राएड बने थे जो आपस में जुड़े हुए थे कैलोज से, और वो जो है कैलेज उस पर एक्ट करेगा और इन चारों माइक्रोस्पोर को फ्री कर देगा, ठीक है। प्लस डिहाइड्रेशन भी होगा, जब एंथर मैच्योर करेगा तो डिहाइड्रेशन के कारण भी वो चारों पोलन जो है वो आपस में अलग हो जाएंगे और 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगे, ठीक है। जो आउटर 3 लेयर था एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इनका काम क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद पोलन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पोलन का स्ट्रक्चर बाहर में एक्साइन था,
अंदर में ये वाला पार्ट जो कंटिन्यूअस होता है उसको इंटाइन बोलते हैं। जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं जर्म पोर। यहाँ पर से ही पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। इसमें दो सेल प्रेजेंट हो गए, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाएगा। ठीक है। मीगास्पोरोजेनेसिस में हम देखें कि एक एमएमसी था मीगास्पोर मदर सेल, वो डिवाइड करके 4 मीगास्पोर टेट्राइड बनाया था। ठीक है। इन चारों में 3 डी जनरेट कर गए थे और एक जो है वो फर्दर डेवलप किया था, फर्दर डेवलपमेंट हुआ था एक का। ठीक है। और ये 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद एंड न्यूक्लियस के अरेंजमेंट के बाद ये एक बना था एम्ब्रायो सैक। ठीक है। यहां तक देखिए हम गैमेटोजेनेसिस में। उसके बाद देखिए हम पॉलिनेशन। मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया। अब कोई तो तरीका हो जब दोनों दोनों पास आ सकें। जो पास आने का तरीका है उसको बोलेंगे पॉलिनेशन। ठीक है। पॉलिनेशन में अलग अलग एजेंट्स यूज़ करते हैं प्लांट, क्योंकि खुद तो चल के जा नहीं सकते हैं यहाँ से वहाँ, तो वो अलग अलग एजेंट्स को एम्प्लॉय करते हैं कि तुम मेरा पोलन ग्रेन यहाँ से वहाँ पहुँचा दो भाई। ठीक है। तो अगर ए बायोटिक एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो वाटर होगा या विंड होगा। पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली एंड पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। ठीक है। अगर वो ए बायोटिक होगा तो वो या तो वाटर से होगा या फिर विंड से होगा। विंड वाले को बोलेंगे एनिमोफिली और वाटर वाले को बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है। इन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं, इनके बारे में पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। फिर आएगा बायोटिक एजेंट्स यानी लिविंग एजेंट्स। ठीक है। इनमें ऑल सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज होता है। ठीक है। लिजर्ड्स हो गए, बीज हो गए, मॉथ्स हो गए, बटरफ्लाई हो गए, बर्ड्स हो गए, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट हो गए, इंसान हो गया, एनिमल्स हो गया, रोडेंट हो गया, आर्बोरियल हो गया। अलग अलग आर्बोरियल मतलब ट्री ड्वेलिंग यानी ऐसे जानवर जो पेड़ पे रहते हैं उनको आर्बोरियल कहते हैं। ठीक है। ट्री ड्वेलिंग तो इन सब टाइप के ऑर्गेनिज्म को एम्प्लॉय करता है प्लांट कि हाँ भाई तुम प्लीज़ मेरा पोलन यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, एंथर से स्टिग्मा पे पहुँचा दो। ठीक है। अब अगर इंसेक्ट से पॉलिनेट हो रहा है तो उसको कह रहे हैं हम एंटोमोफिली, और अगर वो क्या कहते हैं बर्ड से पॉलिनेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। स्नेल से पॉलिनेट हो रहा है वो मेलेकोफिली। एंट से हो रहा है तो उसको बोलेंगे मर्मिकोफिली। उसके बाद बैट से हो रहा है तो कैरेप्टोरोफिली। ठीक है। तो अलग अलग टर्म है और इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स कैसे होते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो अभी तक हम मेल गैमेट बनाए, फीमेल गैमेट बनाए, दोनों को पास ला चुके हैं हम पॉलिनेशन से। ठीक है। उसके बाद पोलन जर्मिनेशन पढ़े हम। उसके बाद क्या पढ़े, पोलन जर्मिनेशन, कि पहले पोलन जो है स्टिग्मा पे लैंड करेगा, फिर एक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, एक डायलॉग होगा कि पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा से बात करेगा कि हाँ भाई हम तुम्हारे ही स्पीशीज़ के हैं, हमको एक्सेप्ट कर लो। तो फिर जो भी है वो वेरीफाई करने के बाद कि हाँ वो है या नहीं है, तो एक्सेप्टेंस अगर हो गया तो फिर पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन भी देख चुके हैं अपन कि जो वेजिटेटिव सेल है जिसको ट्यूब सेल भी कहते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा। ठीक है। और उसी में जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाएगा तब तक में 2 मेल गैमेट में। ठीक है। जिसमें पहले से 2 मेल गैमेट डिवाइड किया हुआ था 3 सेल स्टेज वाला, वो ऐसे ही एज इट इज़ दोनों नीचे आने लगेगा। और अगर 2 सेल स्टेज है यानी कि अभी तक जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं किया था जो कि 60% ऑफ द केस में होता है, तो उसमें माइटोसिस होगा और जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट बनाएगा। ठीक है। ये दोनों मेल गैमेट जो है धीरे धीरे डाउन द पोलन ट्यूब धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है। पोलन ट्यूब धीरे धीरे, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू करेगा धीरे धीरे, तो स्टिग्मा को क्रॉस करेगा, फिर धीरे धीरे स्टाइल की ओर बढ़ेगा। इसी बीच स्टाइल के टिश्यूज से वो न्यूट्रिशन लेगा ताकि वो ग्रो कर सके। उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आते जाएगा और पहुंचेगा लास्ट में ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर वो ओवेरियन कैविटी में पहुंचेगा, फिर प्लेसेंटा के अंदर पहुंचेगा, वहाँ उसको दिखेगा ओव्यूल। ठीक है। तो वहाँ ओव्यूल से आएगा, माइक्रोपाइलर एंड के पास आके खड़ा हो जाएगा वो 2 अपना गैमेट्स लेके। ठीक है। उसके बाद पढ़े अपन फिर डबल फर्टिलाइजेशन पढ़े हम लोग। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन
ठीक है। ये क्या है कि जैसे एम्ब्रायोसेक है, यहाँ तक कौन पहुँच चुका है, पोलन ट्यूब पहुँच चुका है माइक्रोपाइलर एंड तक, और यहाँ पे 2 मेल गैमेट है। ठीक है, ये दोनों मेल गैमेट जो है आगे खड़ा है दहलीज पे, यहाँ 3 एंटीपोडल्स, यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, तो ये 2 मेल गैमेट जो है वो जैसे ही इंटर करेगा इसके अंदर, एम्ब्रायोसेक के अंदर, तो वो दोनों मेल गैमेट अपना रिलीज कर देगा। ठीक है, एक मेल गैमेट जो है वो आके फर्टिलाइज करेगा किसको, एग को, और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिनगैमी। क्या बोलेंगे, सिनगैमी। और दूसरा जो मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट आके फ्यूज कर जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई से, और यहाँ 3 न्यूक्लियस फ्यूज किया है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसमें, एंजियोस्पर्म में, इसलिए इस इवेंट को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक हम देख चुके हैं। ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब धीरे धीरे एंटीपोडल्स क्या करेंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, एंटीपोडल्स डीजेनरेट कर जाएंगे, साइनर्जिड्स भी डीजेनरेट कर जाएंगे, और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एम्ब्रायोसेक है उसका ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड। क्यों कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि पोलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइल से ही अंदर आएगा। याद है, बताए थे कि जिधर खुला रहेगा इंटेग्यूमेंट्स उसको माइक्रोपाइल बोलेंगे, और जिधर इंटेग्यूमेंट्स बंद होगा उसको चलाजा बोलेंगे। तो चलाजा साइड से तो नहीं घुस सकता है, स्पेस नहीं है, तो वो किधर से आएगा, माइक्रोपाइल से आएगा, और माइक्रोपाइलर एंड पे ही होता है साइनर्जिड्स शॉक अब्जॉर्प्शन के लिए। तो माइक्रोपाइलर एंड पे साइनर्जिड्स है, तो वहीं पर एग है, यानी कि जाइगोट किधर बनेगा, माइक्रोपाइलर एंड में, इधर ही क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, और जो सेंट्रल सेल है वो ट्रिपल फ्यूजन करके एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू बना देगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड n, डिप्लॉइड 2n, ट्रिप्लॉइड 3n, यानी कि 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसके पास। ठीक है, और ये फिर ये सब जो एंटीपोडल्स है और साइनर्जिड्स है वो धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, एंडोस्पर्म। वो जो ट्रिप्लॉइड टिश्यू था, ट्रिप्लॉइड टिश्यू जो था वो धीरे धीरे रैपिडली ग्रो करेगा और बनाएगा प्राइमरी। ये जो 3 न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वो जो सेल है, और ये जो सेल है, ये वाला, ये जो पूरा सेल है इसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी। ठीक है, इसका प्लॉइडी क्या होगा, 3n। अब एंडोस्पर्म बनता क्यों है, जाइगोट बना, तो जाइगोट के खाने पीने का भी तो ध्यान रखना होगा। जाइगोट जो ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, अभी देखेंगे जाइगोट के डिवीजन का। जाइगोट जो ग्रो करके एम्ब्रायो बनाएगा उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो वो न्यूट्रिशन मिले इसीलिए एंडोस्पर्म बनता है। और हो सकता है कि जाइगोट जब रैपिडली डिवाइड करना शुरू करे तो एंडोस्पर्म कीप अप नहीं कर पाए कि हाँ अरे भाई हम तो 10 रुपये बचा के रखे थे, तुम तो बहुत तेज़ी से खर्च कर रहे हो पैसा। तो इंश्योर कर सके प्लांट कि हाँ भाई जब हम डिवाइड करना शुरू करें, जब जाइगोट डिवाइड करना शुरू करें तो उसको न्यूट्रिएंट्स का कमी ना हो, इसके कारण एंडोस्पर्म प्रीसीड्स जाइगोट डेवलपमेंट, यानी कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले शुरू होगा और बाद में फिर जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होगा। तो एंडोस्पर्म पहले डिवाइड करके खुद को थोड़ा मैच्योर बना लेगा, पैसा कौड़ी कमा लेगा, उसके बाद जो है वो बोलेगा जाइगोट को कि अब तुम डिवाइड करो, अब हम तुम्हारा खाना पीना खर्चा देख सकते हैं। ठीक है, तो एंडोस्पर्म शुरू में डिवाइड कैसे करता है, तो एंडोस्पर्म डिवाइड करने के लिए सबसे पहले करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये भी डिवाइड करके पहले ढेर सारा न्यूक्लियस बना लेगा। ठीक है, और वो सारा न्यूक्लियस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस बन जाएगा, तब सेल्यूलराइजेशन शुरू होगा। ठीक है, पहले बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया, उसके बाद धीरे धीरे सबके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू होगा और साइटोप्लाज्म बनना शुरू होगा। समझ आया, पहले ढेर सारा न्यूक्लियस बन जाएगा, डिवाइड करके बहुत रैपिडली ग्रो करके ढेर सारा न्यूक्लियस बना लेगा वो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सेल्यूलराइजेशन शुरू होगा, यानी कि सेल्स चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स आना शुरू हो जाएंगे, सेल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कभी ऐसा होता है, कभी बहुत केस में ऐसा होता है, जैसे कोकोनट में जो हम पानी है, कोकोनट वाटर जो है, वो जो हम देख रहे हैं कोकोनट वाटर, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, यानी कि वो ऐसा एंडोस्पर्म है जिसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया था लेकिन चारों तरफ सेल नहीं बना पाया,
इसलिए वो बस न्यूक्लियस है, वो जो पानी पीते हैं हम कोकोनट का, और कोकोनट का जो वाइट वाइट साइड साइड में पानी के चारों तरफ जो बना होता है फ्लैश कोकोनट का, वो एंडोस्पर्म है। समझ आया? तो एंडोस्पर्म का ये कहानी है कि वो बनता है जाइगोट डेवलपमेंट से पहले, ताकि जाइगोट को न्यूट्रिशन अश्योर किया जा सके। ठीक है? और पहले न्यूक्लियस बहुत सारा डिवाइड कर जाएगा, और उसके बाद जो है सेल्यूलराइजेशन शुरू होगा, यानी कि सेल्स चारों तरफ बनना शुरू होंगे उसके। ठीक है? अब मेरा एंडोस्पर्म बन के तैयार है, मेरे पास न्यूट्रिएंट्स का कोई कमी नहीं है। ठीक है? और अब जो है हम जाइगोट का डेवलपमेंट देखना शुरू करेंगे धीरे धीरे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे है ना? ठीक है। एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा जो कि ट्रिप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है वो। ये रिजर्व फूड मटेरियल है फॉर ग्रोइंग एम्ब्रायो। जो एम्ब्रायो ग्रो कर रहा है उसके लिए रिजर्व फूड मटेरियल है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है ये। उसके बाद धीरे जब बहुत सारा न्यूक्लियस डिवाइड करके एक बन जाएगा, उसके बाद सेल्स चारों तरफ बनना शुरू होते हैं न्यूक्लियस के। टेंडर कोकोनट वाटर, वो जो कोकोनट वाटर पीते हैं वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है? अब ऐसा हो सकता है कि जाइगोट जो डिवाइड करके इम्ब्रायो बना, तो वो न्यूट्रिएंट्स यूज भी कर रहा है। तो ऐसे सीड्स जिसमें कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज हो चुका है, यानी कि सारा एंडोस्पर्म यूज हो गया, खाना जितना भी था वो इम्ब्रायो जो है खा गया, खत्म हो गया, तो उसको बोलेंगे हम नॉन एल्बुमिनस या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड्स। ऐसे सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म अब प्रेजेंट नहीं है, सारा का सारा यूज हो गया, डेवलपिंग इम्ब्रायो यूज कर लिया, उसको बोलेंगे हम एक्स एल्बुमिनस सीड। कौन कौन से सीड एक्स एल्बुमिनस है? पी, ग्राउंडनट और बीन्स। ये कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के। पी, ग्राउंडनट और बीन, ये सीड्स जो है वो एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एल्बुमिनस होते हैं, यानी कि उसका एल्ब्यूमिन जो एंडोस्पर्म है वो क्या है? यूज हो गया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो में। और कुछ सीड्स जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो के बाद भी एंडोस्पर्म बच जाता है, उसको कहते हैं हम एल्बुमिनस सीड्स। एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट हो गया, कैस्टर हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, वीट हो गया, ये सब जो है कैस्टर, कोकोनट, मेज, बार्ली, वीट, ये सब क्या है? एल्बुमिनस सीड है, यानी कि इनमें एंडोस्पर्म है अभी भी। ठीक है? एंडोस्पर्म का कहानी समझ में आया? अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम पे एम्ब्रायोजेनी देखते हैं। ठीक है? जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा। ये वाला नीचे वाला सेल जो है वो जाइगोट, फ्यूचर में जाइगोट बनाएगा। और ये एक सस्पेंसर सेल है जो कि होल्ड करके रखता है, चिपका के रखता है, और ये काम करता है एज ए हॉस्टोरियम, यानी कि आसपास सराउंडिंग एंडोस्पर्म जो है उससे ये न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा। ठीक है? आसपास जो सराउंडिंग एंडोस्पर्म के टिश्यू हैं, जब भी वो बन के तैयार हो जाएंगे, तो उनसे न्यूट्रिशन लेने का काम किसका होगा? सस्पेंसर सेल का। किसका काम होगा? सस्पेंसर सेल का। ठीक है? उसके बाद ये एक ऐसे कहो कि स्टेज है, जब डेवलपमेंट हो रहा है तो अब हर एक सेल डिवाइड कर रहा है तो उसके बारे में तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक स्टेज है कि पहले ग्लोब्यूलर बनेगा, ये ग्लोब्यूल जैसा बनेगा ये। उसके बाद फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो बनेगा। तो याद क्या रखना है? जाइगोट है, डिवाइड किया, 2 सेल बनाया, ऊपर सस्पेंसर सेल, नीचे जाइगोट सेल ही डिवाइड कर रहा है। ठीक है? एम्ब्रायो सेल। उसके बाद वो ग्लोब्यूलर शेप का बनेगा, फिर हार्ट शेप का बनेगा, और ये है, ऐसा दिखता है एक मच्योर एम्ब्रायो। ऐसा दिखेगा एक मच्योर एम्ब्रायो। ठीक है? मच्योर एम्ब्रायो में ऊपर वाला जो पार्ट है वो होगा रेडिकल। ऊपर वाला पार्ट क्या है? रेडिकल, यानी फ्यूचर में जाके वो रूट बनाएगा। और ये है प्लूम्यूल, यानी कि फ्यूचर में जाके ये शूट बनाएगा। ठीक है? रेडिकल फ्यूचर में जाके रूट बनाएगा, प्लूम्यूल फ्यूचर में जाके शूट बनाएगा। और यहीं पर डेवलपमेंट होता है कॉटिलेडन का। कॉटिलेडन क्या करेगा? जब सीड स्टेज में रहेगा, सीड भी तो ऐसे एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए कौन है? एंडोस्पर्म है। एम्ब्रायो जब डेवलप कर रहा है तो उसको खाना पीना देने के लिए एंडोस्पर्म है। लेकिन जब सीड बन जाएगा और वो डिस्पर्सल के लिए चला जाएगा, प्लांट से दूर चला जाएगा, तो वो भी तो अंदर में जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए उसको, खाने पीने का व्यवस्था। तो वो खाने पीने का व्यवस्था के लिए क्या है? कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन जो है एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसमें बस रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। कॉटिलिडन क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द सीड। ठीक है? चलो अब देखते हैं डाइकॉट एम्ब्रायो को।
डाइकोट इम्ब्रायो जो है उसमें एक इम्ब्रायोनल एक्सिस होगा, इम्ब्रायोनल एक्सिस होगा, जिसके ऊपर का पार्ट को क्या बोलेंगे, एपिकोटिल, और जिसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हाइपोकोटिल। एक इम्ब्रायो है, ये पूरा का पूरा एक इम्ब्रायो है, ठीक है। और इसमें इम्ब्रायोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलेंगे, एपिकोटिल, और जो इम्ब्रायो के इम्ब्रायोनल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हाइपोकोटिल। एनसीईआरटी लिखी है कि जहाँ पे कोटिलिडन अटैच हो रहा है, द लेवल वेयर कोटिलिडन अटैचेस, उसके ऊपर का पार्ट एपिकोटिल है। और एपिकोटिल कहाँ खत्म होता है, जैसे ये एपिकोटिल, ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा पार्ट, ये पार्ट एपिकोटिल है, ठीक है, और ये पार्ट हाइपोकोटिल है। तो एपिकोटिल जो है वो टर्मिनेट करेगा प्लूम्यूल में, और प्लूम्यूल फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। और जो हाइपोकोटिल है वो, हाइपोकोटिल जो है वो टर्मिनेट करेगा रेडिकल में, और रेडिकल फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, ठीक है। और रेडिकल के नीचे साइड एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं रूट कैप। ये इसलिए होता है कि ये एक्टिवली डिवाइडिंग जो सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, जब फ्यूचर में रूट बनाए तो ऐसा ना हो कि रूट क्या है, जमीन के अंदर पेनिट्रेट करना है, तो उसको एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो लगा हुआ रहता है रूट कैप, ठीक है। अच्छा, इसमें कोटिलिडन कितना है, डाइकोट इम्ब्रायो है, यानी कि 2 कोटिलिडन है, तो इसमें 2 कोटिलिडन है। देखो मोनोकोट इम्ब्रायो में एक ही कोटिलिडन होता है, ठीक है, और उसको स्केट्यूलम कहते हैं। एनसीईआरटी लिखी है कि ग्रामिनी फैमिली, यानी कि ग्रास का जो फैमिली है उसका जो वो जो उसका जो कोटिलिडन होगा उसको हम कह रहे हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बुक लिखती है कि मोनोकॉट के ही कोटिलिडन को, अगर डाइकोट में 2 कोटिलिडन है लेकिन मोनोकॉट में एक ही कोटिलिडन है, और उस कोटिलिडन को हम कह रहे हैं स्क्यूटेलम। एनसीईआरटी लिखी है कि ग्रास फैमिली में स्क्यूटेलम कहते हैं, बहुत सारे दूसरे बुक्स में लिखा हुआ है कि मोनोकॉट के कोटिलिडन को कहते हैं स्क्यूटेलम। कोई भी आए स्क्यूटेलम, समझ आया। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो इम्ब्रायोनल एक्सिस है उसके लैटरल साइड में होता है, ये साइड में होता है, ठीक है, स्क्यूटेलम। इसमें भी वही होगा, जो ऊपर का पार्ट है वो एपिकोटिल, जो नीचे का पार्ट है वो हाइपोकोटिल है। एपिकोटिल किस में टर्मिनेट कर रहा है, प्लूम्यूल में, और हाइपोकोटिल किस में टर्मिनेट कर रहा है, रेडिकल में। रेडिकल के आगे रूट कैप है, ठीक है। मोनोकॉट के कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ एक अनडिफरेंशिएटेड रीजन होता है जिसमें ये सब कुछ होता है। एपिकोटिल और हाइपोकोटिल जो है एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ में, यानी कि एक अनडिफरेंशिएटेड रीजन में रहता है, और उस रीजन को, ऊपर वाले रीजन को कहते हैं हम कोलियोप्टाइल, और नीचे वाले को कहते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। यानी अनडिफरेंशिएटेड शीथ या अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल दैट कंटेन्स हाइपोकोटिल रेडिकल इज कॉल्ड कोलियोराइजा, ठीक है। तो याद रखने के लिए इसको रेडिराइजा याद कर लो, रेडी राइजा, यानी रेडिकल कोलियोराइजा। रेडिकल वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा, ठीक है। और प्लूमियल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल। प्लूमियल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल, ठीक है। ये टोटली स्ट्रक्चर याद करने का चीज़ है, इसमें कुछ समझना नहीं है। स्क्यूटेलम है, एक साइड में रहता है। एनसीईआरटी लिखी है कि ग्रास फैमिली के कोटिलिडन को स्क्यूटेलम कहते हैं। बहुत सारे अदर बुक्स लिखे हैं कि मोनोकॉट के कोटिलिडन को ही स्क्यूटेलम कहते हैं। कुछ भी आए तुमको पता है। अब जैसे उसमें प्लूम्यूल था और एपिकोटिल के ऊपर प्लूम्यूल था, उसी तरह इसमें भी रहेगा। इसमें भी जो हाइपोकोटिल है वो टर्मिनेट करेगा रेडिकल में, रेडिकल के ऊपर रूट कैप रहेगा, इसमें भी रहेगा। बस एक अनडिफरेंशिएटेड रीजन रहेगा, जो ऊपर के केस में कोलियोप्टाइल बोलेंगे और नीचे के केस में क्या बोलेंगे उसको, कोलियोराइजा। समझ आया। मेज में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेज का जो एंडोस्पर्म होता है, सॉरी मेज का जो कोटिलिडन, ये एंडोस्पर्म है मेज का, उसके चारों तरफ एक लेयर रहता है, प्रोटीन रिच लेयर। मेज के एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको कहते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या बोलेंगे, एल्यूरोन लेयर। याद रखने वाला है, कुछ ऐसा ही नहीं। अब इतना नाटक जिसके लिए हो रहा था कि पोलन बना, एग बना, पास आया, पॉलिनेशन हुआ, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हेल्प किए, उसमें अलग अलग बायोटिक एजेंट्स हेल्प किए, फिर जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, एंडोस्पर्म बना, कोटिलिडन बन रहा, सब ये सब कहानी किसके लिए हो रहा है कि हमको सीड मिल सके, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीड आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। और सीड किसके अंदर रहता है, फ्रूट के अंदर रहता है, ठीक है। सीड का जो कोट है, यानी कि जब एम्ब्रायो सैक था,
ये जो एम्ब्रायोसेक था उसके तरफ चारों दोनों तरफ इंटेग्यूमेंट्स थे, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट्स। यही जो है हार्डन करके अब बना देंगे सीड के कोट, ठीक है। और सीड का कोट का बाहर वाले का क्या नाम है, टेस्टा, और अंदर वाले का क्या नाम है, टेगुमेन। याद रखना है, टेस्टा और टेगुमेन। कॉटिलीडन होगा, मोनोकॉट है तो एक कॉटिलीडन होगा, डाइकॉट है तो दो कॉटिलीडन होगा। एम्ब्रायो एक्सिस होगा, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा पढ़े थे अपन, हाइपोकॉटिल, एपिकॉटिल। एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड, ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाते हैं, ठीक है, पूरा यूज नहीं होता है डेवलपिंग एम्ब्रायो के द्वारा, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, एल्बुमिनस सीड बोल रहे हैं। और नॉन एल्बुमिनस सीड ऐसे सीड हुए जिनमें कि सारा का सारा एंडोस्पर्म खत्म हो गया, जैसे कि पी, ब्रीन, पी, उसके बाद ग्राउंडनट, बीन, ये सब, ठीक है। और एल्ब्यूमिनस सीड में हम देखे थे एग्जांपल, कैस्टर, कोकोनट, मेज, वीट, बार्ली। मेज में एंडोस्पर्म बचा हुआ था और उसी एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक लेयर होता है, प्रोटीन रिच लेयर, उसको क्या बोलते हैं, एल्यूरॉन लेयर। कभी कभी क्या होता है, न्यूसेलस भी परसिस्टेंट हो जाता है, यानी कि न्यूसेलस भी सारा का सारा खत्म नहीं होता है, डिजेनरेट नहीं करता है, कुछ कुछ न्यूसेलस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं पेरिस्पर्म। सीड में अगर न्यूसेलस प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। किसमें देखा जाता है, ब्लैक पेपर में और बीट रूट में। क्लियर है। अब माइक्रोपाइल रिटेन्स ओपनिंग, सीड जो है बना एम्ब्रायो से, ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सीड बन गया, तो माइक्रोपाइल के साइड जो स्पेस था, खुला जगह था, क्योंकि वहाँ टेस्टा और टेगमेंट नहीं प्रेजेंट होगा, इंटेग्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट थे, तो वहाँ टेस्टा और टेगमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे ये दोनों, ठीक है। तो माइक्रोपाइल जो है रिटेन करेगा उस ओपनिंग को, क्योंकि फ्यूचर में जैसे कि पोलन में कैसे जर्म पोर था कि वहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर सके, उसी तरह सीड को भी तो फ्यूचर में जर्मिनेट करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ओपनिंग छोड़ा जाता है। अब सीड या तो जैसे ही प्लांट से निकला बाहर, ठीक है, तो हो सकता है कि तभी उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गया, टेम्परेचर और क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि प्लांट से जैसे ही निकले तो तुरंत जो है उसको सारा फेवरेबल कंडीशन मिल जाए। तो प्लांट क्या करता है, एक डोरमेंसी के स्टेट में चला जाता है, अपना मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम कर लेता है, 10 से 15% के आसपास, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाता है, मतलब बस होता है ना, जिंदा है, कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, उस स्टेट को कहते हैं डोरमेंसी। और जैसे ही फिर से फेवरेबल कंडीशन मिलेगा उसको, मॉइस्चर मिलेगा, टेम्परेचर अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स आसपास देखने को मिलेगा, तो वो क्या करेगा, सीड फिर से जर्मिनेट कर जाएगा और एक नया प्लांट बना देगा। क्लियर है। अब सीड हो सकता है कि कुछ दिन बाद जर्मिनेट करे, जैसे पोलन में वाइबिलिटी था कि पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद कितना देर तक पॉलिनेट जर्मिनेट कर सकता है, उसी तरह सीड भी कितना प्लांट से रिलीज होने के बाद कितना दिन के बाद तक जर्मिनेट कर सकता है, इसको कहेंगे सीड का वाइबिलिटी। कुछ स्पीशीज़ में कुछ मंथ का रहता है, कुछ स्पीशीज़ में ईयर्स रहता है, समझ आया। कब हो सकता है कुछ महीना तक सीड जर्मिनेट करे, उसके बाद सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, हो सकता है कुछ सालों साल कोई सीड चल जाता है, ठीक है। अभी जो सबसे रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा दिन बाद कौन सा सीड जर्मिनेट किया है, वो है लुपिनस आर्क्टिकस का। एक लुपाइन है, आर्कटिक लुपाइन, लुपिनस आर्क्टिकस इसका बोटैनिकल नाम है, लुपिनस आर्क्टिकस, ठीक है। और ये आर्टिक तुंद्रा से रिकवर किया गया था, यानी कि परमाफ्रॉस्ट होता है ना, जो हमेशा के लिए जमा हुआ रहता है, तो एकदम बहुत ठंडा में प्रिजर्व था वो, तो वो 10,000 साल बाद भी वाइबल था, यानी कि 10,000 साल बाद भी वो सीड जर्मिनेट कर गया, वो 10,000 साल पुराना सीड था और वो जर्मिनेट कर गया। और अभी रिसेंट रिकॉर्ड है एक पाम ट्री का, फिनिक्स टेक्टेलिफेरा, जो कि किंग हेरोड के पैलेस से, डेड सी के आसपास किंग हेरोड का पैलेस था, वहाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो रहा था, और वहाँ से हमको मिला एक खजूर का बीज, फिनिक्स टेक्टेलिफेरा, ठीक है। और वो 2000 साल बाद, एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर्स, यानी कि वो 2000 साल पुराना सीड था और वो जर्मिनेट कर गया, ठीक है। तो सीड के उस पे है कि मन पे है कि भाई हम कब तक जर्मिनेट करेंगे। फ्रूट, जैसे कि ओव्यूल जो है फर्टिलाइज होके क्या बना, सीड, उसी तरह ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फ्रूट बन जाएगा। फ्लैशी होता है जनरली, ठीक है। और इसका जो वॉल है उसको बोलते हैं पेरिकार्प, जो वॉल ऑफ फ्रूट है, फ्रूट के वॉल को क्या बोलेंगे, पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प का 3 पार्ट होता है, एक्सोकार्प जो बाहर का लेयर है, मीजोकार्प बीच का लेयर, और एंडोकार्प अंदर का लेयर, ठीक है। अब जनरली जब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन रहा होता है, ओवरी जब फ्रूट बन रहा होता है, तो आसपास के जो भी अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए,
तो ये सब डीजनरेट कर जाते हैं, फॉल ऑफ कर जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा देखा गया है कि थैलेमस, जो कि रिसेप्टिकल के बारे में पढ़े थे हम लोग, वही है थैलेमस। ये क्या है? रिसेप्टिकल, ठीक है। थैलेमस भी हेल्प करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, ठीक है। याद करो फ्लावर को, ठीक है। ये है रिसेप्टिकल थैलेमस, ये है थैलेमस। तो ओवरी जब डेवलप कर रहा है फ्रूट में, तो ये सब पार्ट जो है, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, ये सब क्या करेंगे? विदर ऑफ हो जाएंगे, फॉल कर जाएंगे। लेकिन कुछ केस में देखा गया है कि थैलेमस जो है वो हेल्प कर देता है किसमें? फ्रूट फॉर्मेशन में। तो ऐसे फ्रूट जिनमें थैलेमस का कंट्रीब्यूशन है फ्रूट फॉर्मेशन में, उनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्यों? क्योंकि झूठा है वो, ठीक है। ट्रू फ्रूट नहीं है, ओवरी से नहीं बना है। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं? एप्पल हो गए। इन सब प्लांट में जो है देखा जाता है कि थैलेमस जो है हेल्प कर रहा है किसमें? फ्रूट फॉर्मेशन में। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, और ओवरी बोल रहा है हम जा रहे हैं, हम जो है क्या करते हैं, ये करेंगे, फ्रूट बनाएंगे हम, ठीक है। ऑफकोर्स ये हार्मोनल रीजंस के कारण होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है और ओवरी बोल रहा है कि हम जा रहे हैं फ्रूट बनाने, और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो उसके अंदर का ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही ना ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, और फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है, और ओवरी बोल रहा है कि हम जाएंगे फ्रूट बनाने, तो उसके अंदर सीड होगा? नहीं होगा। तो ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं। एग्जाम्पल बनाना, पाइनएप्पल में भी देखा जाता है, ठीक है। और ये हम एक्सटर्नल हार्मोन डाल के भी इंड्यूस करा सकते हैं किसी प्लांट में, कि सुनो ना, छोड़ो तुम सीड का, फर्टिलाइजेशन का वेट मत करो, तुम फ्रूट बनाओ। तो बोलेगा कि हम कैसे फ्रूट बनाएंगे? सर लो हार्मोन दिया, तो फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। चलो, अब जैसे कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है, उसी तरह बिना फर्टिलाइजेशन के कभी कभी सीड भी बन जाता है, और इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और सीड बन गया, ठीक है, तो उससे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, उससे जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी है ही नहीं। यानी कि ये एपोमिक्सिस जो है एक तरह का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दिखता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लेकिन होता क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें हुआ ही नहीं है फर्टिलाइजेशन। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो सीड मिलेगा ये फर्टिलाइजेशन के बगैर मिलेगा। ये एस्टरेसी और ग्रासेस में देखा जाता है, यानी कि डेजी फैमिली, एस्टरेसीज डेजी फैमिली। ये क्या है? डेजी फैमिली। वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली है ये एस्टरेसी, प्लांट किंगडम का। एपोमिक्सिस क्या करता है? मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। किस किस तरीके से होता है ये एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस होगा कि मान के चलो कि जो ओव्यूल है, ये एग है, एग जो है वो मियोसिस करके बनाएगा एग, एमएमसी मियोसिस करके बनाएगा एग। जो एमएमसी है वो मियोसिस करके एग बनाया ही नहीं, मियोसिस किया ही नहीं, डिप्लॉयड ही रह गया। अब बोल रहा है कि अब हम जो है सीड बनाएंगे, ठीक है। तो मियोसिस नहीं किया, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जरूरत ही नहीं पड़ा, डिप्लॉयड पहले से है वो। जाइगोट, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर जो बनता है जाइगोट, वो डिप्लॉयड होता है। ये पहले से डिप्लॉयड है, ये डायरेक्ट सर पास कर दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। तो डिप्लॉयड एग जो है वो बिना मियोसिस के एम्ब्रायो बनाना शुरू कर देगा, जाइगोट बन के एम्ब्रायो डेवलपमेंट शुरू कर देगा। तो ये एक तरीका है एपोमिक्सिस का। जनरली क्या होता है, जो एमएमसी है, ठीक है, वो डिवाइड करके एम्ब्रायो सेक बनाया, ये एम्ब्रायो सेक है, उसके चारों तरफ न्यूसेलस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूसेलस के सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूसेलस का सेल्स जो है प्रोट्रूड कर जाता है, अंदर घुस जाता है जबरदस्ती एम्ब्रायो सेक के, और जो है शुरू कर देता है किस? एम्ब्रायो फॉर्मेशन। न्यूसेलस के सेल्स जो हैं वो घुस जाएंगे एम्ब्रायो सेक के अंदर हर तरफ से, और जो है एम्ब्रायो डेवलपमेंट शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये जनरली होता है, किसमें होगा? सिट्रस और मैंगो में। किसमें होगा? सिट्रस और मैंगो में, ऐसा देखा जाता है। और जनरली अगर ऐसा सिचुएशन हुआ है तो देखा जाता है एम्ब्रायो सेक में कि एक से ज़्यादा एम्ब्रायो बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर तरफ से न्यूसेलस के सेल घुस रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है
एम्ब्रायो बनाएंगे तो देखा जाता है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रायो दिख रहे हैं हमको न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, एम्ब्रायो के अंदर, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रायनी। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? पॉली एम्ब्रायनी, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हर तरफ से न्यूक्लियस के सेल्स घुस गए उसके एम्ब्रायो के अंदर और कह रहे हैं कि हम जो है जाइगोट एम्ब्रायो बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एपोमिक्सिस। और नॉर्मल ऐसा देखा जाता है, एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छा लंबा खासा कहानी है कि हर आजकल जो हाइब्रिड सीड्स आ गया है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हाइब्रिड सीड्स जो है उसको अगर फर्दर अगले साल भी लगाया जाए तो अपना उसका कैरेक्टर जो है सेग्रीगेट कर जाता है। तो कोई ऐसा अगर तरीका रहता जिससे कि हम उसको बचा सकते थे, यानी कि सेग्रीगेशन नहीं होने देते, तो बड़ा अच्छा होता। फार्मर को हर साल नया सीड नहीं खरीदना पड़ता, वो एक्सपेंसिव होता है। तो इसीलिए रिसर्च किया जा रहा है कि एपोमिक्टिक जीन जो है, यानी ऐसा जीन जिसके कारण एपोमिक्सिस होता है, वो जीन नॉर्मल प्लांट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, क्रॉप प्लांट्स में, ताकि हर साल हमको नया सीड बनाने का ज़रूरत ना पड़े, उसी सीड को हम वापस लगाते रहे हर साल। हाइब्रिड सीड हर साल खरीदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर जो सीड हमको मिला है उसको वापस लगा दिए हम उसमें खेत में लगा दिए फील्ड में, तो जो कैरेक्टर्स हैं उनके, जो भी गुड कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है वो कैरेक्टर ना दिखे उसमें। इसको इंश्योर करने के लिए हर साल हमको नया सीड खरीदना पड़ता है, वो जो कि बहुत महंगा होता है। अगर एपोमिक्टिक जीन रहेगा तो जो उसमें जो सीड बनेगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा, तो वो सीड को हम हर साल लगा सकते हैं, हर साल हमको वही कैरेक्टर सेम टू सेम दिखते रहेगा। तो रिसर्च अभी चल रहा है कि एपोमिक्टिक जीन को नॉर्मल जो प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स, उसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर समाप्त। अब जो है हम लोग कोशिश करेंगे बोर्ड्स के लिए जो पढ़ रहे हैं इसको, तब तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा इतना। अगर आप पढ़ लिए एक बार तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि वापस से आप स्ट्रेस लें इस चैप्टर को लेके। लेकिन नीट के लिए हो सकता है कि हम इसका जो है क्वेश्चन भी लेके आएँ, ठीक है। क्वेश्चन का अलग टॉपिक चलेगा, सीरीज चलेगा। तो ठीक है, अभी के लिए ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। धन्यवाद वॉच करने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, सास बहू और साजिश का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए चॉप चॉप।